बबुआ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्चुअली एक असाइनमेंट करेंगे जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड, अलग अलग बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, फिर छोटे ओमेगा, वो सब जो भी पढ़े हैं उसके अराउंड कुछ असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस करना जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है थ्योरेटिकल तो अच्छी ही है और प्रैक्टिकली भी हम चीज़ों को समझ रहे हैं। उससे भी पहले मेक श्योर करिएगा कि अगर आप जब वीडियो को शुरू कर दिए हैं तो स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना, और बेसिकली अगर आपने पूरा सवालों को लगा लिया है खुद से तो डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उससे भी पहले एक डाउट एक लड़का पूछा था, वो बोला था कि अगर ऐसा एफ ऑफ एन हमको दे रखा है तो क्यों ये थीटा ऑफ एन क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको बेसिकली समझते हैं पहले कि थीटा ऑफ एन क्यूब का मतलब क्या होता है। थीटा ऑफ एन क्यूब का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एन, ठीक है, ये है बेसिकली लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ Gn एंड ग्रेटर देन इक्वल टू C1 ऑफ Gn एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो भी बिग नोटेशन होते हैं ना, बिग O, बिग थीटा या फिर बिग ओमेगा, इसमें हम ये प्रूफ करते हैं कि ऐसे कोई कांस्टेंट होंगे, शायद C1 या फिर C2, ऐसे कोई कांस्टेंट होंगे या कभी होंगे, कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट होंगे जिसके लिए ये रिलेशन हमेशा सैटिस्फाई करे फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है ना। ये हम लोगों ने समझा था। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ये इसके लिए वैलिड है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एफ एन है हमारा 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 8, ठीक है। और अगर थीटा ऑफ एन क्यूब हमें क्या रखा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये gn हमारा हो जाएगा n क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो पहला रिलेशन जो है इसका अगर हम बात करें तो इसका एक पार्ट है एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ Gn, ठीक है ना। तो ये लिख के पहले देखते हैं, और फिर दूसरा जो है एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C1 ऑफ Gn, ये भी लिख के देखेंगे, ठीक है। तो अगर एफ एन इज इक्वल टू एक एफ एन अगर लिख देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा एफ एन 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 8, ठीक है। और मान लीजिए C2 हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो C2 मान लीजिए ले लिए हम लोग 1 ही ले लिए, ठीक है ना। तो वो हमारा हो गया n क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसको प्लॉट करते हैं। तो 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, फिर ऐसे मान लीजिए 10 के लिए, 3 के लिए, 11 के लिए, ऐसे ऐसे करके प्लॉट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। 0 के लिए ये 8 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। 1 के लिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10 15 प्लस 8 23, और 1 के लिए 1 क्यूब हो जाएगा। 2 के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 20 40 प्लस 48 हो जाएगा, और 2 के लिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 स्क्वायर 5 9 जो 45 प्लस 30 75 प्लस 8 83, और 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। और ऐसे ही करते जाते 10 के लिए कर लेते हैं, तो 5 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 600 प्लस 608, है ना। तो ये 608 हो गया। और 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए 1000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 के लिए ले, तो 11 के लिए अगर आप बनाते हैं तो कितना होता था, 5 इंटू 11 स्क्वायर तो 121 प्लस 10 इंटू 11 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 121 इंटू 5 605 प्लस 110 प्लस 8, है ना। तो इसको करेंगे तो 605 प्लस 118, तो 8 5 13 112 और 7 723, और ये हो जाएगा 11 क्यूब। तो 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, है ना, 1331, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे अब 10 से हम 11 जा रहे हैं, है ना, और हम लोगों ने कांस्टेंट क्या लिया था, यहाँ पे कांस्टेंट हम लोगों ने C2 1 ही लिया था, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये 10 से 11 जा रहे हैं तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 115 का आ रहा है ना। और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 331 का आ रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग n बढ़ाएंगे ये वैल्यूज जो है और ज़्यादा रैपिडली बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर C2 इज इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, या फिर 9 भी हो सकता है, पता नहीं, उसके लिए भी हो सकता था, पर ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है एफ ऑफ एन जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू C2 ऑफ एन क्यूब, वे C2 इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट पे हमने ये प्रूफ कर दिया, है ना। अब आगे की कोई भी वैल्यूज होंगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, उस 10 या फिर उससे बड़ी, उसके लिए फॉर्मूला हमेशा ट्रू रहेगा। तो वी हैव फाउंड सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, है ना, उसके लिए ये वाला प्रूफ कर दिया। तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने ये बोला कि यार ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ये रिलेशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन हमको ये भी प्रूफ करना है एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C1 ऑफ Gn, तभी वो थीटा ऑफ एन क्यूब कहलाएगा, है ना। तो इसके लिए भी ये भी बना लेके देख लेते हैं। तो यही वैल्यूज में रखते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट्स से
वन ही ले लेते फिर से, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे ले लिए C1 इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो 1 के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं। फिर देख रहे हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो है फंक्शन, ठीक है ना, C1 ऑफ n क्यूब, C1 ऑफ Gn, ये बेसिकली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है f ऑफ n, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं हो रहा है। इनिशियली कुछ वैल्यूज के लिए था कि C1 ऑफ Gn इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, C1 ऑफ Gn इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, ये था। लेकिन आगे जाके ऐसा होगा कि हम ऐसा कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई भी ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं ढूंढ पाएंगे जहां पे हमको ये रिलेशन ट्रू मिले, दिस रिलेशन, ये रिलेशन ट्रू मिले, ऐसा हम नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है f ऑफ n इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 8, दिस इज बेसिकली नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ n क्यूब, है ना। और ये बेसिकली आप लोग अगर इतना ज़्यादा मैथमेटिकली प्रूफ करना नहीं चाहते थे तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते थे कि यार देखो ये जो थीटा ऑफ n क्यूब है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ग्रोस एट द सेम रेट एज, ग्रोस एज सेम एज n क्यूब, है ना। लेकिन यहाँ पे f ऑफ n का मेन ग्रोथ टर्म क्या है, n स्क्वायर है ना। तो बेसिकली n स्क्वायर इट कैन नॉट ग्रो एज सेम एज n क्यूब, है ना। तो इसीलिए ये बेसिकली इट विल नॉट बी इक्वल टू थीटा ऑफ n क्यूब, ऐसा भी आप बोल सकते थे। लेकिन मैथमेटिकली भी थोड़ा वैल्यूज के साथ भी हमें उसको प्रूव करना जरूरी था, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बिग ओ, फिर बिग थीटा और फिर बिग ओमेगा, ठीक है, इनके जो भी फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, जो भी इसका फॉर्मल डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट शुड बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c, सम पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। और जो छोटा o या फिर हमारा छोटा ओमेगा, ये हमारा होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट c, जो भी इसका फॉर्मूला है, फॉर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट c, ठीक है, फॉर ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट c। ये इन सारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स के लिए ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये डाउट अब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द पॉइंट इज कि हमें एक असाइनमेंट करना था, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस में, ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग इनपुट केस देखा था। एक होता है आपका बेस्ट केस होता है, एक आपका एवरेज केस होता है, एक आपका वर्स्ट केस होता है ना। फिर हम लोगों ने हर एक के लिए बिग ओ डिराइव किया था, ठीक है, तीनों के लिए बिग ओ डिराइव किया था। फिर हमने ये देखा था कि ये जो छोटे वाले बेस्ट केस और एवरेज केस वाले जो ये बिग ओ है, इनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, और वर्स्ट केस में जो बिग ओ आएगा इसमें ही सबसे ज्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। सो द पॉइंट इज, इन वर्स्ट केस व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम, इन द वर्स्ट केस व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम। ये बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। इसको डिनोट करते हैं Tn से, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज बिग ओ ऑफ f ऑफ n, बिग ओ ऑफ f ऑफ n, ठीक है। अब इसका मतलब समझाते हैं। एक रनिंग टाइम फंक्शन t ऑफ n, है ना। जब भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोला जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको कहने का मतलब ये होता है द रनिंग टाइम फंक्शन t ऑफ n ऑफ एन एल्गोरिथम, इस तरीके से उसको बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होगा, अगर इस तरीके से हमने लिख दिया कि मान लीजिए आपका एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लिख दिया हम लोगों ने बिग ओ ऑफ f ऑफ n, और बिग ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है वर्स्ट केस में एल्गोरिथम का अपर बाउंड ग्रोथ क्या होगा, कि इससे वर्स वो ग्रोथ नहीं कर सकता, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। सो बेसिकली डिनोटेड बाय Tn एक्सप्रेसेस बिग ऑफ f ऑफ n। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो रनिंग टाइम फंक्शन है t ऑफ n इज अपर बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ n, ठीक है ना। आपको बिग O का डेफिनेशन याद होगा, तो अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे लिख सकता हूँ बिग ऑफ f ऑफ n, है ना। हम लोगों ने Gn के लिए लिखा था, तो बिग ऑफ Gn का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ऑफ g ऑफ n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c, फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट c। और ये जो वैल्यूज हैं इवेंचुअली क्या होगा, ये वैल्यू जो होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, ये बेसिकली f ऑफ n से बड़ी होंगी या फिर उसके बराबर होंगी, ठीक है ना। ये हमने ये पढ़ा था बिग O के बारे में। तो रनिंग टाइम फंक्शन Tn इज अपर बाउंडेड बाय द फंक्शन f ऑफ n, अगर t ऑफ n इज इक्वल टू बिग ऑफ f n लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका पॉइंट होता है। अब चलिए, अब इतना सारा आपको समझ में आ गया है, तो आप कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान इसमें पहला सवाल ये है कि इज बिग O ऑफ 2 पावर 2n सेम एज 2 पावर n। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सेम है या नहीं है, ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है ना।
दूसरा है आपका ये है, आपको एक एल्गोरिथम दे रखा है, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिलो। और हाँ, ये जो शीट है, ये शीट आपको हमारे वो गिटहब रेपो में मिल जाएगा, तो उतना लोड मत लेना, ठीक है ना। और ये शीट के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं और हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे आपको डिस्कस करना है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा है फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिलो। तो यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम दे रखा है, एक एवरेजर करके एक फंक्शन है, और यहाँ पे कुछ एवरेज कैलकुलेट कर रहा है अलग अलग। आपको ऐसा समझना है कि मान लीजिए ये इनपुट अगर दे रखा होता, ये एरे एज एन इनपुट दे रखा होता, जनरली ऐसा सोचा जाता है कि मान लीजिए कि इसमें कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, और फिर आपको एक्सप्रेस करना है कि इस जो एल्गोरिथम है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तीसरा है एक और काफ़ी सिंपल, इसका बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिलो। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, तो टेंशन मत लीजिएगा। जैसे इंट एलिमेंट इंडेक्स इक्वल टू दिस दिस एंड दिस, और यहाँ पे फिर अंदर में लूप है जो बेसिकली 10,000 तक जा रहा है, तो इसका भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, ठीक है। ये भी एक सवाल हो गया। एक और है ये वाला, जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड, आपको एक नंबर, एक एरे दे रखा है, आपने लेंथ निकाला, आपको कितने इटरेशंस होने हैं वो कैलकुलेट आप यहाँ से कर रहे हो, फिर इसके यहाँ पे जब इस लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये लूप बेसिकली कितना इटरेशंस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इटरेशंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन की ये इनपुट आपको जो दे रखा है उसका बेसिकली इनपुट में मान लीजिए अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। एक और है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिलो, वॉइड कॉम्प्लेक्स मेथड। और जनरली क्या होता है ना, हम लोग जो भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती है, जैसे इफ एल्स हो गया, है ना, आपका फॉर लूप हो गया, आपका फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें सेम होती है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जब आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छे समझ जाते हैं तो आपके पास सारे टूल्स आ जाते हैं जिससे आप ये समझ पाएँ कि कैसा भी कोड हो, हमको ना उसमें फॉर लूप वॉर लूप जो होता है थोड़ा बहुत इर्द गिर्द ऐसा हल्का फुल्का अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम ही रहती है। उसके हिसाब से हमें बेसिकली हमारे टूल्स का यूज़ करके, चाहे जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, गोलैंग हो, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी हो, उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बता सकते हैं, है ना। तो हमको एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं होता, ये खासियत होती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को सेपरेटली पढ़ने की। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स मेथड करके एक फंक्शन है, इसमें एक वेरिएबल आउटर लिमिट है, एक वेरिएबल इनर लिमिट है, ठीक है। तो मान लीजिए आउटर लिमिट को ले लेते हैं कि इसको n ले लिए और इसको m ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर इंट आउटर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, आउटर इंडेक्स इज लेस देन आउटर लिमिट, आउटर इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है ना। तो अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये कितना जाएगा, ये बेसिकली n टाइम्स रन करेगा, है ना, तो ये बेसिकली n टाइम्स रन करेगा। अब यहाँ पे देखा इनर इंडेक्स इक्वल टू 0, इनर इंडेक्स इज लेस देन इनर लिमिट मॉड आउटर लिमिट, इनर लिमिट मॉड आउटर लिमिट, ठीक है। तो इनर लिमिट आपका क्या था, m था, और आउटर लिमिट क्या था, मॉड आपका n, है ना। तो ये बेसिकली इनर इंडेक्स लेस देन जाएगा इतना। अब समझते हैं कि इसका वर्स्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, है ना। तो जब भी हम किसी नंबर का मॉड करते हैं, मान लीजिए 17 मॉड 5 करते हैं तो वो कितना देता है, आपको 2 देता है, ठीक है। 18 मॉड 5 करते हैं तो आपको 3 देता है, 19 मोड 5 करते हैं तो आपको 4 देता है, 20 मोड 5 करते हैं तो आपको 0 देता है ना। तो हम ये समझें कि अगर ये नंबर से हम अगर इसको मॉड कर रहे हैं 17 को, या कोई भी हमारा नंबर है ऊपर, मान लीजिए क्या है, m है, अगर m को मॉड कर रहे हैं हम लोग n से, यहाँ पे हमारा n 5 था, m हमारा 17 था, तो इसका वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके n-1 तक जा सकता है ना। वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस आपका होगा n-1, वर्स्ट केस होगा आपका n-1। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाला लूप जो है, ये वाला लूप जो है, ये बेसिकली आपका n टाइम चल रहा है, और वर्स्ट केस में अंदर वाला लूप आपका कितना चलेगा, वो चलेगा आपका n-1, है ना। अब बेसिकली एक आउटर लूप के इटरेशन के लिए अंदर का वर्स्ट केस n-1 चल सकता है, सेकेंड आउटर लूप के इटरेशन के लिए अंदर का वर्स्ट केस n-1 चल सकता है, ऐसे करके nth इटरेशन के लिए, बाहर का nth इटरेशन के लिए भी n-1 टाइम चल सकता है। तो अगर आप इन सब को ऐड करिएगा n-1 प्लस n-1, इतनी बार बेसिकली आपका ये वाला बॉडी जो है रन होगा, है ना। तो कितनी बार होगा, n-1 प्लस n-1 प्लस इतना n-1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। तो टोटल कितना हो गया, n इंटू n-1 हो गया वर्स्ट केस में। n इंटू n-1 कितना हो जाएगा, n² माइनस n हो जाएगा। और हमें पता है कि बेसिकली ये ग्रोथ टर्म ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने वर्स्ट केस एनालाइज किया और उसमें ये समझा कि ये जो हमारा जो भी ये आया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो है बेसिकली अपर बाउंडेड बाय व्हाट, इट विल बी अपर बाउंडेड बाय n²। तो इस केस में इसका जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा बिग O ऑफ n²,
ठीक है, अपर बाउंडेड बाय एन स्क्वायर फंक्शन, एन स्क्वायर है ना। तो उस तरीके से हम लोग को ऐसे डिटरमाइन करना चाहिए। अब आपको इसका वाला समझ में आ गया तो अब आप बाकी के क्वेश्चंस का भी लगा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सारा शीट जो है आपको गिटहब पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक और एल्गोरिथम है, बेसिकली दिस इज द मोस्ट बेसिक वन, फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम बिलो। तो अगर मान लीजिए ये m ले लिए, आउटर लिमिट n ले लिए, और ये मान लिए m ले लिए, तो जो ये वाला लूप है ये कितनी बार रन करेगा, आउटर लिमिट टाइम्स रन करेगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका n टाइम्स रन करेगा, और ये अंदर वाला जो है ये लूप आपका m टाइम्स रन करेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो लूप है हर इटरेशन के लिए m टाइम्स रन कर रहा है। तो कितने इटरेशन से बाहर गए, n है, तो ये टोटल कितनी बार रन करेगा अंदर, n इंटू एम टाइम रन करेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एम। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये असाइनमेंट, इस तरीके से करना भी चाहिए। और हमारे जो हम लोगों ने समझा है अब तक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी प्रैक्टिकल वे में हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये वाला है, आपको प्रूफ करना है कि कहाँ गया ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा कि कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, इज 2 पावर बिग ऑफ 2 पावर 2 एंड सेम एज बिग ऑफ 2 पावर m। ठीक है, तो ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, जिसको समझ में नहीं आए बताना कमेंट्स में, फिर इसको साथ में डिस्कस करेंगे, उसको एकदम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द, नमस्ते सभी को, बाय।